हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फिज़िक्स का डेमो लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे वर्क एंड एनर्जी। इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। यदि आप CGPSC CG व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एवं कमेंट सेक्शन में भी दी हुई है उसकी लिंक, तो आप हमारा योद्धा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके पेपर 1 के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ABO पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है हमारे मोबाइल ऐप में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ABO का PDF कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और यदि आप वीडियो प्लस PDF ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सुविधा है कि आप केवल PDF कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप संगवारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ADEO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी कोर्स चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। CG व्यापम की यदि हम बात करें तो जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, अमीन पटवारी, इस तरीके के जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि CG व्यापम के द्वारा ली जाती हैं, उन सभी की तैयारी आपको योद्धा बैच में करवाई जाएगी। तो इन सभी के बारे में आप हमारे मोबाइल ऐप में विज़िट कर सकते हो और इन सभी कोर्सेज़ की एक विस्तृत जानकारी आप लोग ले सकते हैं मोबाइल ऐप में विज़िट करने के बाद। साथ में अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट ऐसा है कि जन्माष्टमी तक 19 तारीख तक ये सभी डिस्काउंट्स जो हैं वैलिड रहने वाले हैं। इसलिए यदि आप किसी भी कोर्स में अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप यदि मोबाइल ऐप विज़िट करोगे तो आपको सभी की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी करके किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी ज्वाइन करने में आती है, ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी जानकारी रही जो कि आपके लाभ की होगी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमें देखना है फिज़िक्स का छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती फिज़िक्स का डेमो लेक्चर 1। आज आवाज़ थोड़ी धीमे आ रही होगी, आई नो, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन प्लीज़ आप क्लास में ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या देख रहे हैं, तो हम देखेंगे आपका कार्य। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वर्क रहने वाला है, कार्य रहने वाला है, जो कि आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है ठीक अपने स्कूल डेज़ में, अपने कॉलेज डेज़ में, कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य हमें ये पता है कि कुछ हम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं उसे आइए देखते समझते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी बल लग रहा है, जहाँ कहीं भी फोर्स यूज़ हो रहा है और क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि जहाँ कहीं भी बल लगा और उसके साथ में यदि कहीं पे विस्थापन हो रहा है बल की वजह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम कार्य बोलते हैं। पढ़ा है ना हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हमारा क्या होता है, तो कार्य होता है ना, जहाँ पे बल की वजह से विस्थापन हुआ। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। बेस्ट एग्जाम्पल है कुली।
कूली का एग्जाम्पल हम वर्क को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि आप इमेज में देख रहे हैं तो ये फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर इसने भार उठाया है, फोर्स लग रहा है। लेकिन विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है, बढ़ा ही रहा है ना। देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ये कदम से ये कदम, फिर ये कदम, फिर ये कदम, ये कदम, विस्थापन हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पे बल नीचे की ओर है और विस्थापन आगे की ओर है, यानी कि बल भी लगा और विस्थापन भी हुआ, तो इसे हम बोलेंगे वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक। उसके बाद आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि वर्क इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है? तो फोर्स है। डी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है। आपने पढ़ा होगा एफ डी कॉस थीटा वर्क होता है, कार्य होता है। ठीक। यहाँ पे थीटा क्या होता है? ये जो थीटा होता है ये एंगल बताता है। एंगल बताता है। कैसा एंगल बताया? कि ये जो है बल जहाँ लग रहा है और विस्थापन हो रहा है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, वही हमें बताता है। ये थीटा से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। यदि हम उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि इसकी 3 कंडीशंस निकल के आती हैं। यदि थीटा 0 होता है, यदि थीटा 0 डिग्री होता है, तो इसका मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ले ली? कॉस 0 ले ली, कॉस 0 डिग्री ले ली। और कॉस 0 कितना होता है? तो कॉस 0 होता है हमारा 1। इसका मतलब हमारा W क्या होगा? तो W हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद हम पढ़े रहते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस हम पढ़े रहते हैं यदि थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा यदि हमारा 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी होती है? तो कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब W कितना हुआ? 0 हो गया। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि कूली काम इतना कर रहा है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि कूली तो कार्य जो वर्क है वो तो 0 आया। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि हम पढ़ तो इतना रहे हैं और रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हम पढ़ नहीं रहे हैं क्या? हम सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है? हम सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फोर्स नीचे जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और cos 90 हमारा होता है, cos 90 हमारा होता है 0। इस वजह से कूली के वर्क को हमने अपने स्कूल डेज में पढ़ा है कि उसको क्या बोला जाता है? वर्क को 0 माना जाता है। फिर यदि हम बात करें थर्ड कंडीशन में यदि थीटा 180 डिग्री हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो यदि हम बात करें कि थीटा 180 डिग्री है तो हमें ये पता है कि cos 180 डिग्री कितना होता है? तो cos 180 डिग्री -1 होता है। cos 180 डिग्री -1 होता है। इसका मतलब W क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ FD हो जाएगा, माइनस ऑफ FD हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है और यहाँ पे तो न्यूट्रल है, नन हम बोल सकते हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं, किसकी हम बात करें कि यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि वर्क क्या होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार हम वर्क को कैसे पढ़ते हैं? फोर्स इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है FD, तो हम इसको इस तरीके से भी पढ़े रहते हैं कि वर्क होता है मैड। कोई काम कर रहा है तो हम बोलते हैं मैड हो गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या, इतनी मेहनत कर रहे हो, पागल हो गए हो। इसका मतलब क्या हुआ? M क्या है? तो मास है। क्या है? मास है, द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। E क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। D क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा।
है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे यदि कोई चीज़ हटती है तो उसे विस्थापन कहा जाता है। अपने स्थान से छोड़कर कि दूसरे स्थान पर चली गई, विस्थापन हो गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इसका मतलब वर्क को हम मैड बोलते हैं। और फोर्स क्या होता है, तो फोर्स ही हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण ही क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। इसीलिए वर्क को हम बहुत बार मैड भी बोलते हैं। कोई बहुत काम कर रहा है, हम बोलते पागल हो गए हो क्या, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो। तो जो इतना काम कर रहे हैं यानी कि ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, पागल हो गया है, मैड हो गया है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन हो रहा है। समझ में आया? इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। आगे देखिए, ये कुली का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया। फोर्स कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। आइए अब हम समझते हैं ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कहलाती है कि नहीं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम कोई कार्य कर रहे हैं, एनर्जी लग रही है। बोलते ना हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है ये काम करने की, इसका मतलब हम अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई एनर्जी ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ना हिम्मत ही नहीं है हमारी कि हम कैसे करें। साथ में एक चीज़ आपको बताना रह गया कि वर्क की यदि हम कार्य की बात करते हैं तो इसकी इकाई क्या होती है, तो कार्य की इकाई होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितने में होता है, तो मीटर में होता है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। इसका मतलब न्यूटन मीटर क्या है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। किसकी, तो कार्य की, वर्क की। ठीक, आगे देखें, आगे क्या बताया। यहाँ पे क्या बोला गया कि कार्य करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी क्या चीज़ की, वर्क करने की। क्षमता क्या चीज की, तो कार्य करने की। ठीक, अब यदि हम इसकी बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जूल। जूल नाम के साइंटिस्ट ने ही इसे बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया है, इसका नाम जूल पड़ गया है। और आपको ये पता होगा कि कार्य करने की क्षमता एनर्जी ही क्या कहलाती है, वर्क कहलाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल आपने पढ़ा है, अपने स्कूल डेज में पढ़ा है, आपने अपने कॉलेज में भी पढ़ा है। ठीक, कि कार्य करने की क्षमता यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू उसकी यूनिट क्या हुई, इकाई क्या हुई, तो जूल होती है ना, बिल्कुल होती है। ठीक, आइए अब देखते हैं कि ये जो है ऊर्जा, एनर्जी दो प्रकार की होती है। एनर्जी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो एनर्जी यदि हम यहाँ पे लिख दें टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की मुख्यतः होती है। कौन कौन सी, तो एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, पीई, इसको क्या बोलते हैं, केई बोलते हैं। यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा है और एक कौन सी ऊर्जा है, तो एक गतिज ऊर्जा है बिल्कुल है। ठीक, एक स्थितिज ऊर्जा है और एक गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है अपने स्कूल डेज से कि पीई इक्वल्स टू होता है mgh। ये mgh क्या होता है, तो mgh होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसका मतलब द्रव्यमान
इंटू गुरुत्व्य इंटू लंबाई। पढ़े हैं हम, बिल्कुल पढ़े हैं। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जिसे हम के बोलते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा है हाफ mv²। हाफ mv² में ये होता है, m क्या होता है, तो m होता है हमारा मास होता है, और ये क्या होता है, हाइट का स्क्वायर होता है। हाइट का स्क्वायर, सॉरी हाइट, गलती से मैंने हाइट लिख दिया है यहाँ पे, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। ये क्या है, तो ये वेलोसिटी, हाफ mv² वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग, वेग का स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। कुछ चीज़ याद आ रही है क्या, बिल्कुल याद आ रही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ये। ठीक, mgh, PE इक्वल्स टू mgh और KE इक्वल्स टू हाफ mv²। आइए देखते हैं, समझते हैं हम इसको कैसे समझ कैसे सकते हैं। गति यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेलोसिटी वेग, वेग क्या बताता है, तो गति बताता है, मोशन बताता है। क्या बताता है, गति बताता है, गति मोशन बताता है। ठीक, यहाँ पे h, यहाँ पे लंबाई क्या बताया हमें, यहाँ पे ये पोजीशन स्थिति बताता है, पोजीशन स्थिति बता रहा है। लंबाई क्या बताता है, स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि यदि हम मान करके चलें, ये आप आम देख रहे हो, बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इतने सारे आम। ठीक, अभी आप ये बताइए कि ये कुछ दूरी पर है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर है ये, इसका मतलब इनमें कोई लंबाई है, हाइट है। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सी ऊर्जा लगेगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा काम कर रही है। स्थितिज ऊर्जा काम कर रही है। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में हमने पढ़ा है mgh, यानी कि स्थिति h क्या बताता है, स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है। यानी कि ये अभी पेड़ में लटक रहे हैं आम, यहाँ पे कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आम जो है टूट करके गिर रहा है, गिरा नहीं है, गिर रहा है, अभी आधी दूर पे ही है, गिर रहा है। जब ये गिरने लगा है तो इस समय कौन सी ऊर्जा काम करेगी, उस समय ये पृथ्वी से कुछ दूरी पर रहेगा अभी, क्योंकि पूरी तरह से पृथ्वी पे आया नहीं है, पूरी तरीके से ये पृथ्वी पर आया नहीं है, तो उस समय कोई ना कोई तो हाइट तो रहेगी ही। साथ में इसमें किसी एक प्रकार की गति हो रही है। अब ये मोशन में भी आ चुका है, अब ये मोशन में भी आ चुका है। इसका मतलब इस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी लग रहा है। इसमें स्थितिज ऊर्जा भी लग रही है और गतिज ऊर्जा भी लग रही है। अब ये आम आकर के भूमि पर गिर गया है, भूमि पर गिर गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आम जो है भूमि पर गिर गए हैं, गिर गए हैं ना, बिल्कुल गिर गए हैं। जब ये आम भूमि पर गिर गए हैं तो उस समय इसकी भूमि से कोई लंबाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। इसका मतलब कि हाइट उस समय क्या है, तो ज़ीरो है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा नहीं है उस समय, केवल और केवल वहाँ पे क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। ये तीन पोजीशन आपको समझ में आए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रहेगा। और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, जैसे कि हम यदि बात करें कि पानी की टंकी से, जैसे कि जल, पानी का बहाव होता है ना, पानी गिरता है ना, पानी जो गिर रहा है, तो इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि पानी जब गिरना अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, बस ये अभी यहाँ पे, बस यहाँ पे है, तो कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो हाइट में है कुछ। ठीक, ये पानी की टंकी है, हम मान करके चलते हैं पानी की टंकी है, ये इस तरीके से पाइप लगी रहती है पानी की टंकी में।
अभी जब ये गिरने लगा है पानी, तो वो पानी जब गिरने लगा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी काम करेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी काम करेगी। काम करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी को और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि हवा का बहाव। हवा का बहाव भी क्या कहलाता है? एयर फ्लो भी क्या कहलाता है? तो एयर फ्लो भी, हवा का बहाव भी, हवा का बहाव भी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं अक्सर कि यांत्रिकी ऊर्जा। ये यांत्रिकी ऊर्जा क्या होती है? तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी भी काम कर रही है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी कार्य कर रही है। तो जहाँ कहीं भी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा काम कर रही होती हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हम इसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। बोलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, जहाँ कहीं भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंबाइन रूप से काम कर रही होती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पंखा, फैन। फैन, वहाँ पे कौन सी ऊर्जा काम कर रही होती है? वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी काम कर रही होती है। ठीक, समझ में आ रहा है? इतनी चीज़ें क्या क्लियर हैं आप लोगों को? अब आइए देखते हैं कि अक्सर जो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है कि जैसे कि मोटर हो गया, है ना, मोटर। तो मोटर क्या होता है? मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गया? तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो गया है यांत्रिक ऊर्जा में। किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है विद्युत ऊर्जा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पंखा, फैन। आपने एनर्जी दिया, आपने पंखा चालू किया, वो कुछ पोजीशन पे है। फैन क्या है? तो कुछ पोजीशन पे है ना, वो कुछ पोजीशन पर है, पृथ्वी से कुछ पोजीशन पर है ऊपर में पंखा। जैसे ही आपने उसको बटन अपना ऑन किया है, वो घूमने लगा है, यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। समझ में आया? फिर उसके बाद अक्सर पूछा जाता है जनरेटर। ठीक, जनरेटर में क्या होता है? तो जनरेटर में हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, वो क्या हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? बताइए, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई है? तो यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो गई है हमारी विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर है ना, तो जनरेट कर दिया एनर्जी को, जनरेटर है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उस समय जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, है ना, अक्सर एग्जाम में ये आया है। तो यहाँ से क्या चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या अब तक हमने क्या पढ़ा? एक बार रिवाइज कर लें हम, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट किया था, वर्क से स्टार्ट किया। वर्क में हमने क्या क्या देख लिया? तो वर्क में हमने देखा कि वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है कार्य यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन, जिसे हम क्या लिखते हैं? तो वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो गई, यानी कि कॉस 0 1 होता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। यदि थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 0 होता है, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में हम कुली के कार्य को समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो रहा होता है।
यदि हम थीटा 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि नेगेटिव वर्क डन है यहाँ पे। और भी हम यदि देखें तो यदि वर्क को हम बोलते हैं पागल हो गए, कब मैड हो गए हो क्या, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब कि वर्क इक्वल्स टू MAD, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है और D का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इसका मतलब यदि हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन मीटर इसकी इकाई होती है। ठीक, याद रहेगा। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के लिए हमने पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऊर्जा इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू जूल होता है, यानी कि इनकी इकाई क्या होती है, वर्क की इकाई जूल भी मानी जाती है, कार्य की इकाई जूल भी मानी जाती है। फिर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, तो ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा कि mgh होता है मास ग्रेविटी इनटू हाइट, लंबाई हमें किसी भी वस्तु की स्थिति या पोजीशन बताता है। काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें तो ये जो है 12mv² मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर बता रहा है। वेग क्या बताता है, तो गति, किसी भी चीज का मोशन बता रहा होता है। ठीक, एग्जाम्पल से हमने समझा कि यदि कोई आम यदि पेड़ में लगा है तो वहां पे कौन सी ऊर्जा काम कर रहेगी, तो वहां पे क्षितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। यदि वही आम यदि पेड़ से टूट करके गिरने लगता है तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों काम कर रही होती है। जब वो पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है तो उसे वहां पे हाइट, वो पृथ्वी पर 0 हो जाती है, उसकी जो लंबाई है। इसका मतलब कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी वहां पे केवल काम करती है। फिर हमने देखा कि जो मोटर होता है वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा की यदि हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को यदि हम जहाँ कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी संयुक्त रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। एग्जाम्पल है इसका फैन। जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर। यहाँ तक आज की क्लास में हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ लिए हम, वर्क और एनर्जी पढ़ लिए हैं। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पावर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तो बिल्कुल आना तय है, इसमें आप बिल्कुल कोई आएगी नहीं आएगी ये तो बिल्कुल डाउट ही मत रखो। जब माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो इसका मतलब निश्चित है कि शिक्षक भर्ती तो आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़े से करनी है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी हाई रहने वाला है, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई रहने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को, और ये जो क्लास है ये क्लास ना केवल आपको आपके फिजिक्स लेक्चरर में वर्क करने वाला है, फिजिक्स व्याख्याता में, बल्कि आपको सहायक शिक्षक में, असिस्टेंट टीचर में भी ये आपको मदद करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है। तो ये सभी के लिए ये आज की क्लास महत्वपूर्ण रही है। ठीक, साथ में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमें एकदम बेझिझक आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अभी ज्वाइन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, सब में ऑफर है, सभी कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है। तो अभी ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में ऑफर चला जाएगा फिर आपको लगेगा कि हम काश कर लिए होते। तो अभी ऑफर है और भी लिमिटेड समय के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये तो केवल ऑफर रखा गया था 15 अगस्त तक ही केवल रखा गया था, लेकिन बच्चों की डिमांड की वजह से इसे बढ़ा दिया गया है कि उन्हें ज्वाइन करना है, और बच्चों की डिमांड है कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन बस थोड़े दिनों में ज्वाइन कर लेंगे। इसीलिए ये ऑफ़र को बढ़ाया गया है और इसको जन्माष्टमी तक कर दिया गया है।
तो आप ये समझ सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में ये आप लोगों को जो है ऑफ़र दिया जा रहा है। तो बिल्कुल उस ऑफ़र का लाभ लीजिए और एनरोलमेंट अपना करवाइए और अपनी तैयारी बस करने लग जाइए। बात ये है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।